हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट 2025 बिल्कुल नजदीक है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंसोलिडेशन को। कंसोलिडेशन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, सॉइल मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब सॉइल पर हम लोड अप्लाई करते हैं, जब सॉइल पे लोड अप्लाई करते हैं तो वाटर रिमूवल होता है। जब वाटर रिमूव करता है वॉइड में से, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। और इसको स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। वहीं पे जब हम वाटर पूरा रिमूव हो जाता है और सॉलिड जो है वो रीअरेंज होने लगते हैं, जब सॉलिड के पार्टिकल्स रीअरेंज होने लगते हैं तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और जब एयर का रिमूवल होता है, जब हमारे पार्टिकल्स में, जब हमारे सॉइल में एयर पार्टिकल्स जब एयर रिमूव करते हैं, एयर रिमूव करते हैं वॉइड्स में से, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंप्रेशन। उसको बोला जाता है कंप्रेशन। well, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जब हमने लोड लगाया तो हमारे को सॉइल में कुछ सेटलमेंट देखने को मिलेगा। अगर लोड लगाते हैं और लोड में हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है तो लोड और सेटलमेंट का कर्व पता होना चाहिए। तो हमारा लोड और सेटलमेंट के कर्व की बात करें, जब लोड लगाते हैं तो इनिशियल टाइम पीरियड में सेटलमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलता है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा जो सेटलमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो जब लोड की बात करते हैं तो लोड और सेटलमेंट की अगर कर्व की बात करें तो लोड इनिशियल टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और जब हमारा टाइम स्लो स्लो होने लगता है तो सेटलमेंट हमें कम देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो वाटर है उसके रिमूवल से हमें प्राइमरी कंसोलिडेशन, और सॉलिड के रीअरेंजमेंट से हमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। वेल, एक और टॉपिक को देखें जो हमें याद रहना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी कौन सी सॉइल ज्यादा होगी, जो फाइन सॉइल है, जो फाइन सॉइल है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी कोर्स से। तो कोर्स के कंपेयर में फाइन ज्यादा कंप्रेसिबल देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो वॉइड्स हैं वो ज्यादा होंगे, वॉइड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पे लेकिन अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ सेटलमेंट की, अगर मैं रेट ऑफ सेटलमेंट की बात करूं, सेटलमेंट की रेट की बात करूं, तो मुझे कहाँ पर ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगा? सेटलमेंट मुझे देखने को मिलेगा कोर्स में। रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब ही क्या है कि टाइम के कंपेयर में कौन सी सॉइल जल्दी सेटल हो रही है। तो कोर्स जो है, कोर्स सॉइल जो है वो हमारे फाइन सॉइल के कंपेयर में जल्दी सेटल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परमेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ सेटलमेंट हमें कोर्स सॉइल में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी की बात की जाए, परमेबिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी हमारी कोर्स सॉइल में। और परमेबिलिटी ज्यादा मतलब वो अपने अंदर से कोई भी चीज को जल्दी परमेबेट होने दे रहा है, तो हमारा वाटर रिमूव भी ज्यादा करेगा। तो परमेबिलिटी ज्यादा मतलब हमारी कोर्स सॉइल की रेट ऑफ सेटलमेंट ज्यादा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी सॉइल है जिसमें आपको सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वो हमारी क्ले, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्ले। वहीं पे अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस टर्म को अगर समझें, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें समझना है। सबसे पहले अगर टर्म की बात करें तो वो है हमारा एवी, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो जब हमने लोड लगाया तो हमें देखने को मिला कि कुछ सेटलमेंट हुआ, तो वॉइड रेशियो में भी चेंज आया। तो जब हम वॉइड रेशियो और लोड का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा वाई एक्सेस पे क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है, और एक्स एक्सेस पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। जब इसका लोड बनाते हैं, जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है। और जब हम इसकी स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है, जिसमें चेंज इन वॉइड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस, इसी के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, एक और टर्म होता है जो कि है सीसी, ये होता है हमारा कंप्रेशन इंडेक्स। इसकी बात करें तो ये होता है मेरा कंप्रेशन इंडेक्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी बात करते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, यहाँ पर एक तरफ हमारा ई होगा जो वॉइड रेशियो, और एक तरफ हमारा होगा लॉग में हमारा स्ट्रेस। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, लॉग में हमारा स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लॉग में स्ट्रेस है, तो यहाँ पर हमारी ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इसका स्लोप है वो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स को शो करता है, मतलब चेंज इन वर्ड रेशियो, और हमारा लॉग में स्ट्रेस हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू को, इसके स्लोप को हमारा कंप्रेशन इंडेक्स कहा जाता है। कंप्रेशन इंडेक्स और भी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में। सीसी की वैल्यू की अगर बात की जाए तो पहली कंडीशन हमारी क्या होती है सीसी में, ये होती है हमारी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। मेरी कैसी है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है, अनडिस्टर्ब्ड ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी, अनडिस्टर्ब सॉइल ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी। मीडियम सेंसिटिविटी की जो हमारी सॉइल है, बेसिकली अगर इसकी बात करें, मीडियम सॉइल की सेंसिटिविटी होगी और अनडिस्टर्ब सॉइल है, तो इसमें सीसी क्या देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 0.009 हमारे को लिक्विड लिमिट पता होनी चाहिए, उसमें हम माइनस कर देंगे 10 को।
इसी कंडीशन में एक और देखने को मिलता है, अगर मुझे लिक्विड लिमिट पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला निकाल लगाऊंगी कंप्रेशन इंडेक्स में, लेकिन अगर मुझे वॉइड रेशियो पता है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, यही जब अनडिस्टर्ब्ड मीडियम सेंसिटिविटी की सॉइल होगी तो वॉइड रेशियो पता है तब मुझे निकालना होगा, तो 0.40 ब्रैकेट में वॉइड रेशियो माइनस 0.25, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये भी सीसी का ही फॉर्मूला है, ये भी सीसी का फॉर्मूला है, लेकिन कब, एक वॉइड रेशियो के टर्म्स में होगा और एक हमारा लिक्विड लिमिट के टर्म्स में होगा। यहीं पे दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, ये भी मेरा अनडिस्टर्ब सॉइल है, लेकिन ये लो सेंसिटिविटी का है। अगर बात करें ये सॉइल कैसी है, ये मेरी लो सेंसिटिविटी है, तो आपको वहां पे देखना है किस सेंसिटिविटी और किस बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपको वहां पर देखना होगा, वहां पर चेक करना पड़ेगा कि अनडिस्टर्ब सॉइल की बात हो रही है कि डिस्टर्ब सॉइल की मीडियम सेंसिटिविटी की बात हो रही है या लो सेंसिटिविटी की। सीसी की वैल्यू की बात करते हो जाएगा 0.007, ब्रैकेट में आ जाएगा WL-10, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिमोल्डेड। अब क्या है कि डिस्टर्ब्ड सॉइल है, रिमोल्डेड मतलब क्या है, हमने उस पर पहले से कुछ प्रेशर कुछ स्ट्रेस लगा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिमोल्डेड सॉइल हो जाएगी ऑफ लो सेंसिटिविटी। इसकी बात करते हैं कैसी हो जाएगी, रिमोल्डेड सॉइल है लो सेंसिटिविटी की, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 1.15, ब्रैकेट में आएगा E0 माइनस 0.35। तो ये फॉर्मूले हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए कि रात में उठा के भी पूछे तो याद हो। अब एक टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं OCR। OCR को अगर देखें तो ये OCR क्या होता है, पास्ट में जितना स्ट्रेस लगा है अपॉन में प्रेजेंट, तो पास्ट अपॉन प्रेजेंट को हम OCR बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो जरा कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होती है तो उसके लिए ओसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1, और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है उसके लिए ओसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 होती है या ग्रेटर देन 1, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। यहीं पे हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, जो ये होता है, जो ये सीआर होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ रिमोल्डिंग होता है, ये हमारे 1/5 टू 1/10%, 1/5 टू 1/10 ऑफ किसका, सीसी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वेल वहीं पे अगर हम तरजाकी के प्राइमरी कंसोलिडेशन के तरफ चले तो उन्होंने भी कुछ एजम्पशन लिए थे, उस एजम्पशन को समझते हैं। तो तरजाकी 1D कंसोलिडेशन की बात करें, तरजाकी की बात करें, तरजाकी जी ने कुछ चीजें दी थी, तरजागी जेड होना चाहिए था। बात करें उन्होंने 1D कंसोलिडेशन के लिए कुछ एजम्पशन बताए थे, अगर इनकी बात करते हैं तो हमें ये कंसोलिडेशन के एजम्पशंस पता होने चाहिए। क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था कि सॉइल हमारी होमो एंड आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। तो अगर ये होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है तो मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, फिर अलग उसी पॉइंट दूसरे पॉइंट पर फिर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, तो हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की, इसी का मतलब होता है होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। सॉइल हमारी होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि जो सॉइल है वो सैचुरेटेड होनी चाहिए। तो सॉइल हम कैसी ले रहे हैं, कैसी ले रहे हैं सॉइल, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉइल होनी चाहिए, तभी तो वाटर को रिमूव करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सॉइल हमारी सेमी इन्फिनाइट होनी चाहिए। मतलब क्या है कि हम एरिया को इन्फिनाइट मान रहे हैं और हाइट को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सेमी इन्फिनाइट का मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के चेंज को हम, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है मतलब हाइट में कोई चेंज है तो वॉल्यूम में भी चेंज है, तो चेंज इन हाइट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन वॉल्यूम। यहीं पे इन्होंने कंसिडर किया था कि हाइड्रोडायनेमिक लैग को हम कंसिडर करेंगे, तो हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसिडर करेंगे लेकिन प्लास्टिक लैग को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसिडर कर रहे हैं मतलब क्या, वाटर की वजह से, वाटर रिमूवल की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उनको कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन को ही कंसिडर कर रहे हैं। जो हमारा प्लास्टिक लैग है, प्लास्टिक का जो लैग है, प्लास्टिक लैग जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब क्या है, ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन की अजम्पशंस की थ्योरी, जो इनकी थ्योरी के अजम्पशंस है वो नहीं लगते हैं, ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। ये कुछ तरजाकी जी के 1D कंसोलिडेशन के एजम्पशंस है। वेल वहीं पे बात करें, इसको यूज करके अब हमारी एक इक्वेशन निकल के आती है कि डेल यू अपॉन डेल टी विल बी इक्वल्स टू CV। जो CV क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन will be, so del u upon del t is equals to CV और मल्टीप्लाई में del u स्क्वायर अपॉन del z स्क्वायर। ये हमारी तरजाकी के अजम्पशन से निकल के आती है हमारी, ये पे ये हमारी निकल के आती है इक्वेशन। वेल यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें कुछ और चीजें भी देखने को मिलती है। एक होता है हमारा 1 वे ड्रेनेज और एक होता है हमारा 2 वे ड्रेनेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 वे ड्रेनेज की बात करते हैं, तो 1 वे ड्रेनेज की बात की जाए तो 1 वे ड्रेनेज में क्या होता है कि वाटर बस एक ही जगह से रिमूव कर रहा है। जैसे इसकी बात करूं, यहाँ पर आपको स्ट्रेस बहुत देखने को मिलेगा, वाटर हमारा बस एक डायरेक्शन से हो रहा है, वाटर मेरा बस इसी डायरेक्शन से हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा।
तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस, फिर यहाँ उससे कम और यहाँ, तो आपको कुछ स्ट्रेस का ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से दिखा। इसमें जब वन वे ड्रेनेज की बात हो रही है, वन वे ड्रेनेज की बात हो रही है, और वन वे ड्रेनेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो डी की वैल्यू है वो एच नॉट के ही इक्वल होगी। एच नॉट क्या है, ये जो हाइट है हमारा सॉइल सैंपल की, तो डी की वैल्यू एच नॉट के इक्वल ही होती है। लेकिन मैं टू वे ड्रेनेज की अगर बात करूँ, टू वे ड्रेनेज की बात करूंगी, तो टू वे ड्रेनेज में यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बेसिकली ये मीटर को लगाकर हमने प्रेशर और स्ट्रेस की वैल्यू को पता किया। सबसे पहले अगर मैं टू वे ड्रेनेज स्क्वायर रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिर अगर यहाँ पर देखें, पर हमारा क्या है, पर सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सॉइल पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, और वो दोनों ही तरीके, दोनों जगह से निकल सकते हैं। वाटर रिमूव हो सकता है और वाटर यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। जब मैं पीजोमीटर कुछ इस तरीके से लगा के देख, आप एक चीज पाओगे कि जो हमारा मीडियम लेयर है, जो हमारी मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में आपको सबसे ज्यादा प्रेशर ज्यादा प्रेशर मिडिल लेयर में, यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी कम है। कुछ इस तरीके से प्रेशर का ग्राफ देखने, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर का ग्राफ आपको वन वे ड्रेनेज सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वन वे ड्रेनेज सिस्टम, सॉरी टू वे ड्रेनेज में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एच नॉट होता है यहाँ पर भी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एच नॉट है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो होती है वो एच नॉट बाय 2 हो जाएगी। पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ तरीके की चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम एक और टर्म समझेंगे जो कि होता है हमारा कंसोलिडेशन। सीवी की वैल्यू को देखा था हमने, तो ये होता था हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो हमें सबसे पहले एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है टाइम फैक्टर का। टाइम फैक्टर की बात करते हैं तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा टीवी इज इक्वल्स टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, टी अपॉन डी स्क्वायर। जहाँ पर टी की अगर बात की जाए तो ये जो है ये टाइम फैक्टर है, सीवी की बात करें कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टी की बात करें ये टाइम होता है, और डी अभी जस्ट हमने देखा एक होता है एच नॉट जब वन वे है ड्रेनेज, अगर हम बात करें ये हो जाता है एच नॉट बाय 2 जब टू वे है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो सीवी को निकालने का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, सीवी को निकालने की बात करें तो के अपॉन गामा, गामा डब्ल्यू इंटू एम वी, ये हो जाता है सीवी का फॉर्मूला। सीवी की यूनिट क्या होती है, सीवी की यूनिट क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट क्या होती है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। और एमवी की बात करें तो ये हो जाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अगर मैं एमवी की बात करूँ तो वो हो जाता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और इसको निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले गिवन होते हैं। जस्ट अभी हमने क्या देखा कि सीवी इक्वल्स टू के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू, तो अभी हमें पता चला ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको भी निकालने के हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी अगर इसकी बात करूँ, रिलेटी अगर इसकी बात करूँ तो एमवी निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। एमवी का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी इज इक्वल्स टू, एक तो सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हमारा स्ट्रेस। अगर मैंने देखा था स्टार्टिंग में क्या बोला था, सॉइल हमारी सेमी इन्फिनाइट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस। यहीं पे एक और फॉर्मूला हमें पता होता है, एम वी इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, और ए वी जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी था हमने देखा था डेल ई अपॉन में 1 प्लस ई नॉट, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में फिर हमारा डेल स्ट्रेस, ये हो जाएगा मेरा डेल स्ट्रेस। ये एमवी के फॉर्मूले हैं कुछ। एमवी की यूनिट भी जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, शायद हमारा स्ट्रेस का इनवर्स ही एमवी की यूनिट होती है, तो यहाँ पर आपको एमवी का फॉर्मूला भी बताना है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमें एक और चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर आपने एक टर्म देखा था जो कि टाइम फैक्टर था, जो कि टीवी था। तो टीवी की अगर हम बात करें तो टीवी का भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे टीवी है जो टाइम फैक्टर है, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। ये बात डिपेंड करती है हमारे दो फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। अगर मेरा जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मेरे u की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन u की वैल्यू जो है अगर वो लेस देन 60% है, की वैल्यू की बात करती हूँ, अगर लेस देन और इक्वल टू 60% है तो मेरा हो जाएगा पाई बाय फोर का होल स्क्वायर। लेकिन अगर u की वैल्यू जो है वैल्यू है ग्रेटर देन 60%, यहाँ वैल्यू हो जाती है 1.7813 माइनस का 0.92, और लॉग में हमारा आ जाता है, लॉग में आता है 100 माइनस, तो टीवी की वैल्यू भी मिलती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेशन ऑफ कुछ और चीजें, डिटर्मिनेशन ऑफ सी को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है मेरा, एक मेथड की अगर मैं बात करूँ एक होता है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फैक्टर। अगर इसकी बात करें तो ये एक मेथड होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फैक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फैक्टर। यहाँ पर क्या होगा, जो हमने फॉर्मूला भी देखा था ना, टीवी इज इक्वल टू टाइम फैक्टर का फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे सीवी जो होता है बेसिकली T90 के लिए हम ले लेते हैं।
T90 के लिए डी स्क्वायर अपॉन में T90 डेज के लिए % सेटलमेंट के लिए कितना टाइम लगा और कितना टाइम फैक्टर है उसको लेके जब हम सीवी को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन दूसरा मेथड क्या होता है हमारा लॉगरिदम मेथड। वैसे अगर बात करें जो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फैक्टर मेथड है ये जब सेटलमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेकेंडरी सेटलमेंट भी देखने को मिलेगा जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा क्ले। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉगरिदम मेथड जो है बेसिकली अगर इसकी बात करूँ ये मेथड जब हमारा सीवी जो है ये 50% ही कंसोलिडेशन जब हो जाता है 50% कंसोलिडेशन हो जाता है उसी टाइम पीरियड पे हम चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारी कौन सी सॉइल के लिए देखने को मिलेगा ये हमें सैंड के लिए देखने को मिलता है। ये वाला मेथड हम सैंड जैसे सैंड हमारी होती है उस तरीके की सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें अब यहाँ पर हमें को एक और टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए वो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात करें तो उसको भी निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं इसको हम कैपिटल यू से शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। और इसकी बात करें तो ये 3 तरीके से आपको अगर वॉइड रेशियो गिवन है तो भी निकाल सकते हो, हाइट गिवन है तो भी निकाल सकते हो और अगर पोर वाटर प्रेशर गिवन है तो भी निकाल सकते हो। सबसे पहले अगर वॉइड रेशियो की बात करें तो हमारा इनिशियल वॉइड रेशियो होगा फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे और फिर जब हमारा 100% सेटलमेंट हो जाएगा तब एक वॉइड रेशियो होता है। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है ई नॉट माइनस अपॉन में ई नॉट माइनस 100 E100 जो होता है E100 पर जो हमारा होगा E100 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब परसेंटेज में मिल जाएगा। दूसरा अगर बात करें एच नॉट जो पर्टिकुलर हाइट है उस पर फिर एच और फिर हमारा H100 अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है यहाँ पर अगर हम देखें तो H नॉट माइनस एच अपॉन में H नॉट माइनस एच पे 100% तो हमारा पूरा 100% सेटलमेंट हो जाएगा। तब कितनी हाइट है उसकी पर्टिकुलर तो हम उससे भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं लास्ट तो अगर हमें पोर वाटर प्रेशर पता है एक पर्टिकुलर इनिशियल पोर वाटर प्रेशर क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर 100% सेटलमेंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना है उस पर तो यू की वैल्यू हो जाएगी मेरी यू नॉट माइनस यू अपॉन में यू नॉट माइनस U100 मल्टीप्लाई में 100। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा सेटलमेंट का। तो यहाँ से सेटलमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर सेटलमेंट की बात करें उसमें भी जो सेटलमेंट है हमारा उसमें प्राइमरी सेटलमेंट जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेटलमेंट में भी सेटलमेंट की अगर बात करते हैं सेटलमेंट में तो हमारा जो प्राइमरी सेटलमेंट है सबसे ज्यादा प्राइमरी सेटलमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बिल्कुल फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो होता है डेल एच इज इक्वल्स टू एच नॉट एम वी एच नॉट क्या हो रहा है एम वी इंटू अगर हम बात करूँ तो एम वी इंटू स्ट्रेस। अगर मैं चेंज इन द स्ट्रेस की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं को मल्टीप्लाई कर देती हूँ चेंज इन स्ट्रेस को तो मुझे अपना सेटलमेंट का वैल्यू मिल जाएगा जो कितना सेटलमेंट हुआ है। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है डेल एच इज इक्वल्स टू एच नॉट जो हमारा चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई में हमारा हाइट। वेल वहीं पे एक और फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। एच नॉट जो हमारा हाइट है कंप्रेशन इंडेक्स अपॉन में 1 प्लस ई नॉट लॉग में मेरा क्या आएगा ब्रैकेट में मेरा लॉग में आएगा जो मेरा चेंज इन स्ट्रेस है अपॉन में जो इनिशियल स्ट्रेस होगा वो। अगर मैं बात करूँ यहीं सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है सेकेंडरी स्ट्रेस की बात करी तो अब सेकेंडरी सेटलमेंट की बात की जाए सेटलमेंट वो टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट है। तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर आपको देखने को मिलेगा डेल एच इज इक्वल्स टू एच नॉट डेल एच इज इक्वल्स टू एच नॉट मतलब एच नॉट कह रही हूँ H100 जब 100% सेटलमेंट हो गया तब मल्टीप्लाई में CSC जो सेकेंडरी सेटलमेंट है उसका जो कोफिशिएंट है 1 प्लस E100 जब वॉइड रेशियो पूरा सेटलमेंट पे जो वॉइड रेशियो होगा और मल्टीप्लाई में लॉग T अपॉन T100 लॉग T अपॉन में T100। अगर इसकी बात करें T अपॉन में T100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं जब हमारे पास नॉर्मल सॉइल होती है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होती है तो हम सीसी लेते हैं। जब नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होती है तो हम सीसी लेते हैं लेकिन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है तो हम ले लेते हैं CR। ये कुछ फॉर्मुलेस थे कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन से। इस पे जो क्वेश्चन है वो हम जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको जरूर सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।